नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ धाम यात्रा कपाटोत्सव का कार्यक्रम 2025 भगवान की पंचमुखी डोली हुई रवाना। तो वहीं सेना के बैंड की धुनों के बीच डोली रवाना हुई है। बता दें आज पहले पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर, तो वहीं गुप्त काशी पहुंचेगी डोली। शुक्रवार 2 मई को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। तो आपको बता दें केदारनाथ धाम यात्रा कपाटोत्सव कार्यक्रम 2025 का आयोजन, तो वहीं भगवान की पंचमुखी डोली रवाना हो गई है। सेना के बैंड की धुनों के बीच यह डोली रवाना की गई है। तो वहीं आज पहले पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद गुप्त काशी पहुंचेगी डोली, जिसके बाद शुक्रवार 2 मई को श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें भगवान की पंचमुखी डोली रवाना हो गई है। सेना के बैंड की धुनों के बीच यह डोली रवाना की गई है। तो वहीं केदारनाथ धाम यात्रा कपाटोत्सव कार्यक्रम 2025 का यह आयोजन है। ऐसे में भगवान की पंचमुखी डोली रवाना की गई है। तो वहीं इस कार्य पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नरेश भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, भगवान की पंचमुखी डोली रवाना हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बताता हूँ कि आज हजारों भक्तों के साथ मां पे भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली मुख्य मठ से रवाना होकर के काशी विश्वनाथ की ओर निकली है। साथ ही बता दूं मैं कि ये बाबा केदारनाथ की जो पंचमुखी डोली है वो अपने पहले पड़ाव पे काशी विश्वनाथ में, दूसरे पड़ाव पे रामपुर और तीसरे पड़ाव पे गौरीकुंड के गौरीमाई में विराजमान होगी। साथ ही बता दूं कि 1 मई को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली केदारनाथ में विराजमान होगा। 2 मई सुबह 7 बजे को आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल नरेश, सेना के बैंड की धुनों के बीच यह डोली रवाना की गई है। तो ऐसे में पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्या कुछ खास देखने को मिला है? जी, मैं बता दूं जिस प्रकार से पिछले सालों की अगर यात्रा की बात करी जाए, जब भी बाबा की पंचमुखी की डोली निकलती थी इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं रही थी। आज खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो आज के दिन पे हजारों भक्त बाबा केदारनाथ के ये पंचमुखी डोली के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। साथ ही जिस प्रकार से कल ये पंचमुखी डोली निकलने से पहले कल को भैरवनाथ की पूजा, उस भैरवनाथ की पूजा में भी हजारों श्रद्धालु ये ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंचे थे। और आज वही श्रद्धालु आज बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली के साथ पैदल चल करके सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर काशी में चलेगी। जी बिल्कुल नरेश, या डोली कब तक केदारनाथ धाम पहुंचेगी? जी, मैं बता दूं कि पहले पड़ाव पे आज 28 अप्रैल की बात करें तो आज पहले पड़ाव पे तो ये बाबा की जो चल दिखा उत्सव डोली है वो काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में रहेगी। दूसरे पड़ाव पे 29 अप्रैल की बात करें तो 29 अप्रैल को रामपुर फाटा में पहुंचेगा। 30 अप्रैल की बात करें तो 30 अप्रैल को गौरीमाई जो केदारनाथ का मुख्य पड़ाव गौरीकुंड गौरीमाई में विराजमान हो। और 1 मई को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने धाम हिमालय धाम केदार धाम में पहुंचेगा, जहां ये 2 मई को सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। नरेश, भगवान की पंचमुखी डोली रवाना हुई है, ऐसे में जो भी श्रद्धालु वहां पे मौजूद थे उनका क्या कहना है? जब भी हमारी श्रद्धालु से बात हुई जिस प्रकार से साल दर साल केदारनाथ की यात्रा बढ़ी, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो पिछले यात्रा के रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड इस समय टूट जाएंगे। और खास तौर से आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से 8 से 10 लाख लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जो केदारनाथ की यात्रा होगी उस यात्रा जो पिछले रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। खास तौर से अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन के द्वारा भी लगातार यहाँ ये 2 माह से केदारनाथ धाम की जो पैदल रास्तों की बात करें या बिजली पानी की बात करें तो लगातार मुद्दे बने हुए हैं। और साथ ही कुछ दिन पूर्व यहाँ पे जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने भी यहाँ पे केदारनाथ का दौरा किया। 30 अप्रैल को सभी विभागों को संबंधित जितने भी व्यवसायी होते हैं उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए। जी बिल्कुल नरेश, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें चारधाम यात्रा के दौरान धामों में होने वाली यात्रियों की मौत को देखते हुए अब पर्यटन विभाग ने चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। राज्य पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि अब धामों में होने वाली यात्रियों की मौत पर उन्हें बीमा की राशि दी जाएगी, जिससे पीड़ित परिवारों के कुछ दुखों को कम किया जा सके। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।
सिक्योरिटी हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफ़ी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी चार धाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देगी। इंश्योरेंस का 10 करोड़ तक है और वो 1.5 लाख तक वो प्रत्येक व्यक्ति को देगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इसके लिए हरिद्वार में विशेष ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र की स्थापना की गई है। बता दें, आज से इस पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए यात्रियों का हुजूम उमड़ा है। ऐसे में पहले दिन सुबह 7 बजे से ही रजिस्ट्रेशन केंद्र पर यात्रियों लाइन में लगे रहे, जिसके बाद आपको बता दें रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 20 काउंटर तैयार किए गए हैं, जिनमें विदेशी नागरिकों और दिव्यांगों यात्रियों के लिए अलग से काउंटर स्थापित किए गए हैं। तो वहीं पहले दिन कुल 1000 स्लॉट्स रजिस्ट्रेशन के लिए आवंटित किए गए हैं। आगे सरकार के निर्देशों के अनुसार स्लॉट्स का आवंटन किया जाएगा। तो बता दें आपको, यात्रियों की सुविधा के लिए होर्डिंग एरिया भी विकसित किए गए हैं, जहां उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान इंतजार करने की जगह मिल सके। तो वहीं आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे यात्रियों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी है। कई यात्रियों का कहना था कि यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उन्हें सुगमता से यात्रा की तैयारी में मदद कर रही है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनका भी मानना है कि सरकार ने यात्रा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और यह प्रक्रिया यात्रियों के लिए बेहद सहायक साबित हो रही है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। आपको 30 अप्रैल को कांग्रेस निकालेगी रैली, तो वहीं देहरादून में निकालेगी संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस द्वारा देहरादून में निकाला जाएगा संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली में होंगे शामिल, तो बैठक कर बनाई गई है रणनीति। बता दें आपको, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल 30 अप्रैल को होगा, जहां 30 अप्रैल को कांग्रेस रैली निकालेगी। देहरादून में निकालेगी संविधान बचाओ रैली कांग्रेस द्वारा। तो वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। बता दें, बैठक कर कई रणनीति भी बनाई गई है। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल को कांग्रेस सरकार के खिलाफ रैली निकालेगी। देहरादून में या रैली निकाली जाएगी। बता दें, संविधान बचाओ रैली या निकाली जाएगी 30 अप्रैल को। तो वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। तो वहीं बैठक कर इसकी रणनीति भी बनाई गई है। रैली को लेकर रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से रैली निकाली जाएगी, क्या कुछ प्रोसेस होगा, उसको लेकर 30 अप्रैल को आपको बता दें कांग्रेस रैली निकाल रही है। तो आपको बता दें, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल को यह हल्ला बोल होगा। 30 अप्रैल को कांग्रेस रैली निकालेगी। देहरादून में यह रैली निकाली जाएगी, जहां संविधान बचाओ रैली कांग्रेस द्वारा निकाली जाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें, बैठक करके या रणनीति बनाएगी, ये रैली को लेकर रणनीति बनाई गई है कांग्रेस द्वारा। आपको बता दें, जहां एक तरफ 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल भी देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल को कांग्रेस रैली निकालेगी, जहां देहरादून में कांग्रेस का या संविधान बचाओ रैली निकाला जाएगा। पूरे देश में कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली चल रही है, ऐसे में देहरादून में भी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। तो वहीं बैठक कर आपको बता दें, इसकी रणनीति बनाई गई है। तो आपको बता दें, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार देखा जाए कि जो कांग्रेस है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर हो। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कहने के बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार की कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन है वो किए जाते हैं और एक बार फिर कहीं ना कहीं 30 तारीख को एक हल्ला बोल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बुलाया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी
भीड़ इस पूरे प्रदर्शन के दौरान रहेगी, क्योंकि लगातार जो देखा जाए जो प्रदर्शन है कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा और तमाम मुद्दों को लेकर किया जाएगा, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर हो या फिर जो लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या कर रही है और उसको बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। जी जी बिल्कुल धनराज, कांग्रेस के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, ऐसे में किसके नेतृत्व में यह प्रदर्शन शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शन है वो प्रदेश अध्यक्ष मेहरा के नेतृत्व में किया जाएगा और इसमें तमाम जो नेता हैं, बड़े हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो या अन्य बड़े नेता हो, यशपाल आर्य हो, तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल रहने वाले हैं और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहेंगे। और सिर्फ राजधानी देहरादून के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड से जो कार्यकर्ता है वो राजधानी देहरादून में जुटेंगे और कांग्रेस भवन से लेकर सीएम आवास तक का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि सीएम आवास खुद किया जाएगा। जी बिल्कुल धनराज, 30 अप्रैल को यह रैली निकाली जाएगी, बैठक की गई है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए 30 तारीख को ये रैली निकली है और उसके लिए पूरी रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है, यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो इस रैली में शामिल होंगे और एक हल्ला बोल कहीं ना कहीं बीजेपी पर बोला जाएगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि विधानसभा के अंदर हो, सदन के अंदर हो या फिर सड़कों पर हो, कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करती है और उसी क्रम में कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है 30 अप्रैल को ये भी उसी क्रम में होगा और कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल धनराज, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल को कांग्रेस रैली निकालेगी, संविधान बचाओ रैली निकालेगी कांग्रेस, तो या देहरादून में यह रैली निकाली जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां रुड़की में कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने 30 अप्रैल को देहरादून में होने जा रही महिलाओं पर अत्याचार के बारे में आपस में चर्चा की है और रैली को सफल बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। तो वहीं आपको बता दें, आशीष कुमार सैनी ने बताया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संविधान बचाओ 30 अप्रैल को देहरादून में एक रैली की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो वहीं इस दौरान सुधीर शांडिल्य ने कहा है कि देहरादून में 30 अप्रैल को होने जा रही संविधान बचाओ रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन भाग लेंगे। वहीं आज देश में दलितों पर, ओबीसी और पर श्रमणों पर, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा हो, इस बीजेपी सरकार में देश का माहौल खराब हो रहा है। बचाने की रैली का आह्वान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया है। 30 अप्रैल 2025 को देहरादून में होने जा रही है। उसकी तैयारी की आज हम सब लोग इकट्ठे हुए और एक एक करके हमने एक पूरा बनाया कि कितने लोग जा सकते हैं। अधिक से अधिक लोग उसमें जाएंगे और संविधान बचाने का जो संकल्प है उसको उस मैदान में दोहराने का काम करेंगे, जो देहरादून में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सामने होगा। कौन कौन नहीं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता दिल्ली से भी, और हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसमें रहे, और साथ ही हमारे प्रदेश के भी सभी नेता वहाँ होंगे। और संविधान को बचाना क्यों जरूरी है, ये नई पीढ़ी को बताना भी बड़ा आवश्यक है। आजकल लोग जो कि जब आज़ादी हमें बचपन से मिली है और बहुत सी चीज़ें शुरू से मिली, तो आज हम इसको बचा के रखने की स्थिति में हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी बताया जाए ताकि संविधान की भी रक्षा हो और संविधान की रक्षा क्यों जरूरी है ये भी समझ में आए। कांग्रेस क्यों मानते हैं? देखिए, संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है, जो समावेशी विकास और समानता, ये संविधान का मूल सिद्धांत है। आज इन दोनों पर सीधा हमला हो रहा है। बचाओ रैली के नाम से कार्यक्रम है कांग्रेस का, क्योंकि आप देख रहे हैं देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है, ओबीसी पर अत्याचार हो रहा है, चाहे महिलाएं हों, छात्र हों, हर किसी पर अत्याचार हो रहा है। देश का माहौल इस सरकार ने खराब कर दिया, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इस सब माहौल से बचने के लिए इस प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की एक रैली है, जिसमें श्रीमती शैलजा जी जो कांग्रेस प्रभारी है पहुंचेंगी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी सह प्रभारी, प्रकट सिंह जी जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं सह प्रभारी हैं वो भी पहुंचेंगे, और माननीय करण महारा जी, हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी सहित तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसको संबोधित करेंगे। तो यहाँ अगली खबर की ओर रुख करेंगे जहां उत्तराखंड सहित केंद्र में चाहे सरकार बीजेपी की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पेज के मामले में कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और लाइक के साथ फिलहाल आगे चल रही है।
बता दें कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया है कि बीजेपी जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है तो वहीं कांग्रेस सीमित संसाधन में ही बीजेपी से आगे है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज का उदाहरण देते हुए बताया है कि बीजेपी के पेज से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। तो वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुद्रपुर में देर रात जमीनी विवाद में ईश्वर कॉलोनी निवासी पिता पुत्र मनप्रीत और गुरमेज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें इस मामले में हत्या आरोपी का घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं डबल मर्डर में क्षेत्र में सनसनी मच गई है, जबकि तीसरे बेटे सुरेंद्र ने भागकर अपनी जान बचाई। दोनों पक्षों में के बीच आपको बता दें काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तो वहीं आपको बता दें देर रात फायरिंग से रुद्रपुर दहला, जहां रुद्रपुर में डबल मर्डर से सनसनी हो गई है। को जमीनी विवाद में पिता पुत्र की हत्या की गई है, तो वहीं गोली मारकर पिता पुत्र की हत्या की गई है। खबर रुद्रपुर से है, जहां डबल मर्डर से सनसनी हो गई आपको बता दें। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भरत शाह हमारे साथ रुद्रपुर से जुड़ गए हैं। भरत, डबल मर्डर से सनसनी फैली है पूरे रुद्रपुर में, जमीनी विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए दिव्या, अगर बात की जाए आज सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे की घटना ये बताई जा रही है। और जो घटना है प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुई है। जो बताया जा रहा है कि जो दुकान में जो कब्जे की नियत से कुछ लोग आ गए थे। जैसे इस बात की जानकारी दुकान स्वामी को पता चली तो वो वहां पर पहुंचे और वहां दोनों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में फायरिंग हो गई। फायरिंग होने के बाद ही जो पिता पुत्र थे, गोली लगने से मौके पर ही पिता की मौत हो गई और जबकि बेटे को अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई, जबकि तीसरा जो उनका बेटा था किसी तरह से भागकर उसने जान बचाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिनेश सलूजा हैं, जिन पर आरोप लगे हैं कि फायरिंग की है, वो खुद ही कोतवाली गए और साफ तौर से उन्होंने बताया कि घायल हैं, गोली लगने से घायल हैं, इस तरह की बात उन्होंने बताई। तो पुलिस को जैसी घटना की जानकारी मिली, एसएसपी मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच कर रही है और साफ तौर से पुलिस ये जांच कर रही है कि जो गोली दिनेश सलूजा को लगी है वो उनकी गोली से लगी है या जो सामने वाले जो जिनसे लड़ाई हुई उनसे लगी है। पुलिस पूरी तरीके से उसमें जांच में जुटी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि जो दिनेश सलूजा है उनका पुलिस हिरासत में इलाज चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल भरत, इस पूरे मामले पर एसएसपी द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? उन्होंने साफ तौर से पूरे मामले में सबसे बड़ी बात पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि जो आरोपी है जिस पर गोली मारने का आरोप लगा है वो पुलिस की हिरासत में है और सबसे बड़ी चीज है कि जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो भी पुलिस ने अपनी बरामदगी में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरेंसिक जो टीम आई थी उन्होंने भी पूरे मामले के जो सैंपल्स हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको एकत्र कर लिया है और एसएसपी का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मृतक के परिजनों द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कहना है उनका? मृतक के परिजनों से जो हमारी बात हुई उनका साफ तौर से मानना है कि विवाद काफी समय से चल रहा था और उन्होंने जो दुकान है वो दुकान मालिक से किराए में ली थी और दुकान मालिक ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इस तरह का उनका आरोप है। हालांकि अभी लिखित शिकायत दे दी है और वो उस पर जो दिनेश सलूजा और उनके जो सहयोगी थे उनको नामजद किया है और साफ तौर से बड़ी घटना है। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है तो कहीं ना कहीं दुख का माहौल है। लोग काफी संख्या में, चाहे जनप्रतिनिधि की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, सांत्वना प्रकट करने के लिए घर पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल भरत, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कृषि उत्पादन मंडी समिति के कर्मचारी महासंघ चुनाव में ऋषिकेश मंडी में तैनात मंडी सहायक चंद्रशेखर निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बता दें चंद्रशेखर के अध्यक्ष बनने पर मंडी कर्मचारी अधिकारियों के साथ व्यापारियों में खुशी की लहर है। तो वहीं आपको बता दें मंडी के अधिकारी
कर्मचारियों सहित व्यापारियों ने इस मौके पर चंद्रशेखर को पुष्पगुच्छ देकर फूल मालाओं से स्वागत किया है। तो वहीं आपको बता दें, शुक्रवार को हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति के कर्मचारी महासंघ के चुनाव में संपन्न हुए, जिसमें निर्विरोध अध्यक्ष पद पर ऋषिकेश मंडी में तैनात मंडी सहायक चंद्रशेखर निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं मंडी समिति कर्मचारी संघ के अधिकारी कर्मचारीगणों ने मुझे विश्वास जताकर इस पद पर निर्विरोध चुना है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार एवं आभारी हूं। मैं ईमानदारी के साथ कर्मचारी अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का बखूबी से निर्वहन करूंगा। पूर्ण पारदर्शिता के साथ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए दबाव बनाऊंगा। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कोटद्वार की ग्रास्टनगंज के समीप जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। बता दें, इस वक्त मौसम खराब की वजह से तेज हवा चल रही है, जिससे आग बढ़ती जा रही थी, जो कि विकराल रूप ले सकती है। आपको बता दें, वन विभाग वन अग्नि से निपटने के हर साल दावे तो बहुत करता है, लेकिन वह दावे हमेशा खोखले ही साबित होते हैं और करोड़ों की वन संपदा स्वाहा हो जाती है। तो ये आपको तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कितनी भयंकर आग लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं जहां सरकार को चाहिए कि जंगलों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे पेड़ों को बचाया जा सके। तो वही पेड़ों को तेजी से काटा जा रहा है। बता दें आपको, और हरेला के दौरान पौधे लगाए जरूर जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने बचते हैं, इसके आंकड़े भी वन विभाग के पास मिलना मुश्किल ही होगा। कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री सिद्ध बलि मंदिर में आज हनुमान जी के चरणों की विधि पूर्वक स्थापना की गई। बता दें, कानपुर से डिफेंस सर्विस के रिटायर्ड विंग कमांडर राजेंद्र महेश्वरी अपने परिवार के साथ सिद्ध बलि मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के चरणों की स्थापना की है। तो वहीं राजेंद्र महेश्वरी ने बताया कि नासिक में हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति और उनके चांदी के चरण श्रद्धालुओं की पूजा का केंद्र बने हुए हैं, जहां लोग श्रद्धा भाव से माथा टेकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे मन में भी हनुमान जी के चरणों को स्थापित करने का विचार आया और आज सिद्ध बलि बाबा के चरणों की स्थापना करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो वहीं इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहा और पूरे वातावरण में एक आस्थावान माहौल बना रहा। पिछले दिनों नासिक जाना हुआ। नासिक में एक हनुमान मंदिर देखा जहां हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति थी। वहां मैंने देखा चांदी के चरण हनुमान जी के ऊपर लगे हुए थे। सब लोग उसमें माथा टेक रहे थे और अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कोटद्वार में इतना प्रसिद्ध सिद्ध बलि का मंदिर है, तो वहाँ पे ऐसा क्यों न किया जाए। तो वहाँ से ध्यान आया और आज ईश्वर की कृपा से ये काम पूरा हो रहा है। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार महेश्वरी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अप्रैल के आखिरी दिनों में पड़ रही प्रचंड गर्मी मैदान से लेकर पहाड़ तक खूब परेशान कर रही है। तो वहीं शनिवार को तो दून की गर्मी ने 7 साल बाद फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसके चलते गर्म हवाओं के थपेड़े ने दिल भर झुलसाए रखा। तो वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो दून की अधिकतम तापमान दूसरे दिन भी सामान्य से 4 डिग्री इजाफे के साथ 38.4 डिग्री रहा। तो वहीं जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री के साथ सामान्य रहा। इससे पहले बीते साल इसी दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया था। तो बता दें, 7 साल पहले के तापमान की बात करें तो 2018 की 26 अप्रैल को यहाँ का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री रहा था। तो वहीं आपको बता दें, 29 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। 30 अप्रैल को मौसम में बदलाव होने की संभावना है। जो हमारा कांग्रेस का सोशल मीडिया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर जनता के बीच में है वो सोशल मीडिया का फेसबुक है। उसमें हम भाजपा से तकरीबन 1 लाख के मतलब 1 लाख से ऊपर हमने भाजपा को फेसबुक में ऑफिशियल पेजेस में पीछे छोड़ा है, जो हमारे लिए तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।